नमस्कार साथियों, कैसे हो आप? मेरे हिसाब से मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। क्लास बीच बीच में ब्रेक हो रही है, इसका प्रमुख कारण है कि सर की थोड़ी सी तबीयत खराब है, तो मैं वहां चला जाता हूं। आज से 9 बजे वाली क्लास में जीके के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न जो दिल्ली होमगार्ड के लिए विशेष रहेंगे और जिनको पढ़ना ही पड़ेगा, एग्जाम में ये प्रश्न आते ही हैं। पूरा एग्जाम पैटर्न पर आधारित प्रश्न है, तो वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को शेयर जरूर करें। सभी से निवेदन है, जितने भी होमगार्ड के कैंडिडेट जुड़े हुए हैं, दिल्ली पुलिस के जुड़े हैं, एसएससी के, रेलवे, सबके लिए विशेष है क्लास है, तो आप ये वीडियो को जरूर शेयर करें, क्योंकि जीके का पार्ट है, सब चीजों में बहुत अच्छे लेवल पर आता है। प्रश्न बहुत ही सरल भाषा में लिए गए हैं और एग्जाम अकॉर्डिंग लिए गए हैं। अगर जो होमगार्ड की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हमने बैच लॉन्च कर रखा है भाई स्टडी ऐप पर, तो मात्र 399 रुपए में ये बैच ले सकते हैं। कितने रुपए में ले सकते हैं? 399 रुपए में आप ये बैच ले सकते हो। आज ही गूगल प्ले स्टोर पर जाकर भाई स्टडी ऐप को डाउनलोड करो। ये ऐप की विशेषताएं हैं, ये कोर्स की विशेषताएं आप आराम से देख सकते हो। चलते वैसा पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, काफी बार इस प्रश्न को रिपीट भी किया गया है। इस प्रश्न को काफी बार रिपीट भी किया गया है। तो जो कागज का आविष्कार है ना, किसका? कागज का आविष्कार कहां हुआ दोस्तों? अरे कहां हुआ है? चीन में। चीन है, और चीन की जो राजधानी है, राजधानी क्या है? अरे चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग। क्या है? बीजिंग। ये थोड़ा सा आपको याद रखना, चीन की राजधानी बीजिंग। और कागज का आविष्कार कौन से देश ने किया था? चीन देश ने किया था। तो आपका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। अब थोड़ी सी इन चीजों को भी 2001 ईसा पूर्व है। हान राजवंश, कौन सा राजवंश है? हान राजवंश। इसे हान राजवंश के ने, चीन के निवासी थे हान, ठीक है। तो हान राजवंश के समय चीन के निवासी काई लून, कौन है? काई लून। काई लून नामक के व्यक्ति ने कागज का आविष्कार किया था। तो कागज का आविष्कार करने वाला व्यक्ति कौन था? काई लून। कब हुआ था? 201 ईसा पूर्व है। और कौन से राजवंश का शासक था? हान राजवंश का शासक था इन्होंने, ठीक है। आगे वाले प्रश्न में चलते। बहुत अच्छा प्रश्न है। भारत के किन शहरों को जुड़वा शहर कहा जाता है? काफी बार पूछा गया है। जुड़वा शहर के नाम से जाने जाते हैं। तो जुड़वा शहर के नाम से जाने जाते हैं भाई साहब हैदराबाद और सिकंदराबाद। कौन कौन जाने जाते हैं? हैदराबाद और सिकंदराबाद को जुड़वा नगर के नाम से जाना जाता है, जुड़वा शहर के नाम से जाना जाता है। इनकी थोड़ी सी आपको बता दूं, इन दोनों को हुसैन सागर झील अलग करती है। कौन सी झील अलग करती है? हुसैन सागर। इनके बीच में हुसैन सागर है, दोनों शहरों के हुसैन सागर एक दूसरे से अलग करती है, इस कारण इन्हें जुड़वा शहर कहा जाता है। हैदराबाद, सिकंदराबाद, ये दोनों शहर भारत के प्रमुख प्रसिद्ध जुड़वा शहर है। ये दोनों शहर यहाँ आने वाले पर्यटकों के बीच आकर्षण का केंद्र भी है। ये यहाँ जो पर्यटक आते हैं, यानी विदेशी लोग जो घूमने आते हैं या देसी पर्यटक होते हैं, तो एक राज्य से दूसरे राज्य में घूमने चले गए हैं, तो जैसे राजस्थान वाले हैं, लाल किला देखने दिल्ली में गए, तो वो देसी पर्यटक हो गए। मगर इंग्लैंड वाले भारत में घूमने आए तो विदेशी पर्यटक हो गए। तो इन पर्यटकों को आकर्षण का केंद्र भी ये जुड़वा नगर रहे, हैदराबाद और सिकंदराबाद। आगे का प्रश्न, भगवान बुद्ध का जन्म कहां हुआ था? भगवान बुद्ध का जन्म कहां हुआ था? थोड़ा सा बहुत अच्छा प्रश्न है। भगवान बुद्ध का जन्म होता है सब कहां है? लुम्बिनी में। अरे कहां है? लुम्बिनी में। और महावीर स्वामी का, महावीर स्वामी का, महावीर स्वामी का जन्म कहां होता है? वैशाली में। कहां होता है? वैशाली में। महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। इनके बचपन का नाम वर्धमान था, जबकि बुद्ध, जो भगवान बुद्ध है, गौतम बुद्ध, उनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। क्या था? सिद्धार्थ। ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना। इनके लिए मैं थोड़ी सी डिटेल और लेकर आया हूं आपके लिए। देखो, वैशाली महावीर स्वामी का जन्म स्थल है। वैशाली तो क्या है? महावीर स्वामी का जन्म स्थल है। इस कारण जैन धर्म के मनावली के लिए वैशाली नगर एक प्रमुख पर्यटक स्थल है। जबकि अपन बुद्ध की बात करें तो बौद्ध परंपराओं के अनुसार उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ, जो वर्तमान में कहां है? नेपाल में। लुम्बिनी वर्तमान में कहां है साहब? नेपाल में है। उन्हें बोध गया में, बोध गया में क्या हुआ? ज्ञान की प्राप्ति हुई। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां होती है? बोध गया में होती है। गौतम बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में।
उनकी मृत्यु कहां होती है? कुशीनगर में हुई है। उस समय उनकी उम्र कितनी थी भाई साहब? 80 वर्ष थी। और उनका बचपन का नाम सिद्धार्थ है। गौतम बुद्ध को ही सिद्धार्थ कहता है, यानी उनका बचपन का नाम है। और उनकी मृत्यु पर बौद्ध के धर्म अनुयायियों ने महापरिनिर्वाण कहा गया। उनकी मृत्यु को किस नाम से जाना गया? महापरिनिर्वाण के नाम से जाना गया। सारनाथ बौद्ध धर्म के लिए प्रसिद्ध है क्योंकि यहां पर जो बौद्ध गौतम बुद्ध थे उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। सारनाथ में उन्होंने क्या किया था? पहला उपदेश दिया था। समझ गए मेरी बात? यहां देखो, आप देख सकते हो सारनाथ में क्या है? पहला उपदेश, ठीक है। और बोध गया में क्या हुआ? ज्ञान प्राप्ति। ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति कहां होती है? बोध गया में होती है। कंप्लीट बात है। ये चीजें आप थोड़ा सा गौतम बुद्ध को विशेष रूप से देखना। मैं और बता दूं, एक तो महावीर स्वामी, महावीर स्वामी और बुद्ध, इन दोनों को बहुत अच्छे से देख लेना भाई साहब। इन दोनों को बहुत अच्छे से देख लेना क्योंकि यहां से प्रश्न बनने वाला है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? मैं आपको बता दूं, चाहे जनसंख्या में पूछे चाहे क्षेत्रफल में पूछे, जनसंख्या में और क्षेत्रफल में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है बेटा? एशिया महाद्वीप है, एशिया। अगर आपको जनसंख्या में पूछे, जनसंख्या में भी यही है, और क्षेत्रफल में पूछे तो भी यही है। दोनों में ही इसका प्रथम स्थान रहता है। अब देखो सारे महाद्वीप, देखो विश्व में कितने महाद्वीप है? आप थोड़ा ये देख सकते हो, विश्व में कितने महाद्वीप है? 7 महाद्वीप है। कितने महाद्वीप है? 7 महाद्वीप है। यहां पर देख सकते हो। एक बार कोर्स की परिचर्चा मैं बाद में करूं, पहले इसकी बात को देखूं क्या गया। ये लो, देखो जनसंख्या में महाद्वीपों में देखा जाए तो सबसे बड़ा एशिया है। एशिया के बाद पहले नंबर पर एशिया, तो दूसरे नंबर पर कौन आता है बेटा? अफ्रीका महाद्वीप जनसंख्या में। दूसरे नंबर पर अफ्रीका, और तीसरे नंबर पर यूरोप, चौथे नंबर पर उत्तरी कोरिया, पांचवें नंबर पर दक्षिण कोरिया, और छठे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया, और इसमें शून्य के बराबर 7वें नंबर पर क्या था? अंटार्कटिका। ये 7 महाद्वीप जनसंख्या के अनुसार सबसे बड़े हैं। जबकि क्षेत्रफल में देखें, एशिया सबसे बड़ा है, फिर अफ्रीका है, फिर कौन सा है? अफ्रीका। कौन सा महाद्वीप है? अफ्रीका। फिर तीसरा कौन सा है? उत्तरी कोरिया। फिर तीसरा कौन सा? उत्तरी कोरिया। फिर कौन सा है? दक्षिण कोरिया। फिर कौन सा है? अंटार्कटिका। फिर कौन सा है? यूरोप। यूरोप जनसंख्या में 6 नंबर, क्षेत्रफल में कितने नंबर पर आता है? 6 नंबर पर। जबकि जनसंख्या में कितने नंबर पर आता है? 3 नंबर पर। और ऑस्ट्रेलिया क्षेत्रफल के अनुसार 7वां सबसे छोटा महाद्वीप है, जबकि क्षेत्रफल में कौन है? आर्कटिक महासागर है। तो ये क्षेत्रफल के अनुसार ये महाद्वीपों का क्रम है, और जनसंख्या के अनुसार ये महाद्वीपों का क्रम है। कंप्लीट है? अरे कंप्लीट है ये बात। मेरे हिसाब से ये बात कंप्लीट हो गई होगी और आपके दिमाग में भी आ गई होगी। एक बार आराम से देख लीजिए बेटा, कोई चीज छूटनी नहीं चाहिए क्योंकि चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट, चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। अब देखो मैं थोड़ी सी बात कर रहा था, यहां पर हमने कोर्स लॉन्च कर रखा है, मैं बारी बारी से बता रहा हूं। अगर कोई लगातार क्लासेस चाहता है, नियमित रूप से पढ़ना चाहता है, ऐप के माध्यम से पढ़ना चाहता है, तो आज ही गूगल प्ले स्टोर पर जाकर भाई स्टडी ऐप डाउनलोड कर लें। कौन सा ऐप डाउनलोड कर लें? भाई स्टडी ऐप डाउनलोड कर लें। यहां से दिल्ली होमगार्ड का सबसे बेहतरीन नंबर 1 कोर्स है। होमगार्ड में कहीं भी चले जाना, नंबर 1 कोर्स आपको यहीं से मिल रहा है, बाय स्टडी ऐप से। तो गूगल प्ले स्टोर पर जाकर बाय स्टडी ऐप डाउनलोड करके इन नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हो। अगर होमगार्ड की ज्यादा जानकारी चाहते हो तो HG लिखकर इन पर व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हो। कंप्लीट है साथियों? चलते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न बहुत ही अच्छा है। विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा? अगर पूरे विश्व में देखा जाए और पहला विश्वविद्यालय देखा जाए तो कौन सा है? और भारत में अगर सबसे पहला विश्वविद्यालय, प्रथम विश्वविद्यालय देखा जाए तो भारत में तो क्या है? भारत में तो कौन सा है? नालंदा। जो नालंदा कहां है? बिहार में। और विश्व में कौन सा है? तक्षशिला। विश्व में कौन सा है? तक्षशिला, जो कहां है? पाकिस्तान में। विश्व में कौन सा है? तक्षशिला, जो पाकिस्तान, वर्तमान में ये कहां है? पाकिस्तान। तो विश्व का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? तक्षशिला है। जबकि भारत में कौन सा है? नालंदा, जो विश्व का दूसरा
विश्वविद्यालय भी कहलाता है। आप यहां पर थोड़ी सी चीजें देख सकते हो। तक्षशिला विश्वविद्यालय सबसे प्रसिद्ध और विश्व का पहला विश्वविद्यालय है। अब तक्षशिला भारत के पहले ये भारत में ही था, मगर भारत विभाजन के बाद पंजाब पाकिस्तान में के रावलपिंडी जिले में चला गया है। यानी पंजाब में जो पाकिस्तान में जो पंजाब है उसके रावलपिंडी जिले में तक्षशिला। विभाजन से पहले पाकिस्तान भारत में था, तो ये भारत का ही अंग था, ठीक है। मगर अब विभाजन के बाद कौन सा हो गया है, पाकिस्तान में हो गया है। जबकि भारत का देखा जाए तो नालंदा विश्वविद्यालय तक्षशिला के बाद अगर सबसे प्राचीन और सबसे बड़े विश्वविद्यालय की का नाम आता है तो वह नालंदा विश्वविद्यालय है। और नालंदा विश्वविद्यालय भारत के कौन से राज्य में है, बिहार राज्य में। भारत के कौन से राज्य में बेटा जी, बिहार राज्य में ये पाया जाता है। अब देखो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला कारखाना कहां खोला गया, तो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आती, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कब आती है, 31 दिसंबर है 1620 में ईस्ट इंडिया कंपनी की क्या होती है, स्थापना कहां होती है इसकी स्थापना, इंग्लैंड में। उस समय इंग्लैंड की महारानी कौन थी, महारानी एलिजाबेथ कौन थी, प्रथम। एलिजाबेथ प्रथम यहां की महारानी हुआ करती थी, ठीक है। और ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक है, भारत का बादशाह कौन हुआ करता था, अकबर। कौन हुआ करता था भाई साहब, अकबर। अब ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली जो कारखाना कहां खोला जाता है भाई साहब, सूरत में। कब खोला जाता है, 1613 में। कब खोला जाता है, 1613 में सूरत में खोला जाता है। उस समय जो भारत के शासक हुआ करते थे, भारत का शासक हुआ करता था, वो कौन था, जहांगीर। और कौन था बेटा, जहांगीर। और जहांगीर इस कंपनी की स्थापना के लिए कौन आता है, हॉकिंस। कौन आता है, हॉकिंस से आता है। भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज हॉकिंस ही था, ठीक है। थोड़ा सा यहां पर अपन देख लेते हैं, इसका विस्तार देख सकते हो। 1608 में विलियम्स हॉकिंस भारत आता है। किसके दरबार में आता है, जहांगीर के दरबार में, जहांगीर के दरबार में आता है, ठीक है। जहांगीर के दरबार में आता है। भारत में अपना पहला कारखाना सूरत में 11 जनवरी 1613 को खोला जाता है, ठीक है। ये बातें आपको मेरे हिसाब से कंप्लीट है, समझ में आ रही है। अकबर की मृत्यु पूछ सकता है, अकबर की मृत्यु 1605 में। अकबर की मृत्यु कब होती है, 1605 में। और मुगल संस्थापक है, मुगल वंश का संस्थापक है। मुगल वंश का संस्थापक कौन है रे भाई साहब, कौन है, बाबर। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रख लेना है, बाबर थोड़ा सा ध्यान रख लेना है। आगे जो प्रश्न है, भारत में पहला डाक टिकट, एक बार यहां आगे होंगे, हाँ ठीक है। भारत में पहला डाक टिकट कब जारी किया गया था, डाक टिकट कब जारी किया गया था, भारत में पहला डाक टिकट कब जारी किया गया था, भारत में पहला डाक टिकट कब जारी किया गया था। तो वैसा भारत में पहला डाक टिकट जारी होता है 1852 में। कब होता है, 1852 में पहला डाक टिकट जारी होता है। जबकि 1 अक्टूबर 1854 में डाक जो टिकट है उसकी स्थापना होती है, नियमित रूप से कार्य प्रारंभ किया जाता है। इस समय जो गवर्नर था ना, गवर्नर जनरल कौन था, डलहौजी। कौन था, लॉर्ड डलहौजी भारत का गवर्नर जनरल हुआ करता था। आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, पूरा विवरण यहां देख सकते हो। 1774 में वारेन हेस्टिंग के कोलकाता में पहला डाकघर स्थापित किया गया, ठीक है। मगर क्या हुआ, भारत में 1852 में भारत में पहली बार चिट्ठी पर डाक टिकट जारी किया गया,
लगाने की शुरुआत की गई थी। तो 1852 इसका उत्तर हो जाएगा। 1 अक्टूबर 1852 भारत में महारानी विक्टोरिया के चित्र पर वाला डाक टिकट जारी किया गया और डाक घर की स्थापना की गई। ये तीनों चीजें आपके दिमाग में होनी। बाबा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहां स्थित है? बाबा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहां स्थित है? तो बाबा परमाणु अनुसंधान केंद्र भाई साहब कहां स्थित है? मुंबई में स्थित है। अरे कहां है? महाराष्ट्र, मुंबई में। महाराष्ट्र बंबई में ये स्थित है। यहां थोड़ा सा देखोगे, बाबा परमाणु अनुसंधान केंद्र महाराष्ट्र के कौन से शहर में स्थित है? मुंबई शहर में स्थित है। भारत का परमाणु कार्यक्रम डॉक्टर होमी जागिर बाबा के नेतृत्व में आरंभ किया गया था। 3 जनवरी 1953 में परमाणु ऊर्जा आयोग के द्वारा परमाणु ऊर्जा संस्थान के नाम से आरंभ किया गया। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा 20 जनवरी 1957 को इसे राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया। इसके बाद परमाणु ऊर्जा संस्थान को पुनर्निर्मित कर 12 जनवरी 1967 को इसका नया नाम बाबा परमाणु अनुसंधान केंद्र किया गया, जो कि 24 जनवरी 1966 को डॉक्टर बाबा की विमान दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है और उनके लिए एक श्रद्धांजलि के रूप में इसका नाम बदलकर क्या रखा जाता है? बाबा परमाणु अनुसंधान केंद्र, जो महाराष्ट्र के मुंबई शहर में है। ठीक है। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? इंद्रधनुष के रंगों की संख्या कितनी होती है? आप सभी को पता है 7 रंग होते हैं। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं भाई साहब? 7 रंग होते हैं। 7 रंगों के नाम लिखो, देखिए कमेंट्स में। इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। 7 के 7 रंगों के नाम लिखो भाई, लिखो। देखिए 7 के रंगों के नाम नहीं पता है तो देखिए, इंद्रधनुष में सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है? लाल। फिर दूसरा कौन सा होता है? नारंगी, नारंगी। तीसरा कौन सा होता है भाई साहब? पीला। तीसरा कौन सा होता है? पीला। फिर कौन सा होता है? हरा। फिर कौन सा होता है? चौथा कौन सा होता है? हरा। फिर 5वां कौन सा? ब्लू, नीला। कौन सा होता है? नीला। फिर छठा कौन सा होता है? जामुनी, जामुनी। और लास्ट और 7वां कौन सा होता है? बैंगनी, बैंगनी। ऐसे ही है, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडियो, वोलेट। ये 7 रंग इंद्रधनुष के रंग है। ये ध्यान रख लेना, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा ये भी पूछा जा सकता है। सबसे ऊपर कौन सा होता है? रेड। और सबसे नीचा कौन सा होता है? वोलेट। ठीक है। एक बार ये भी पूछा था, ग्रीन कितने नंबर पर आता है? 4 नंबर पर। ग्रीन कौन कितने नंबर पर आता है? 4 नंबर पर। अगला प्रश्न है, जापान की राजधानी क्या है? इंपोर्टेंट प्रश्न है, मोस्ट प्रश्न। कुछ राज्य और उनकी राजधानी आपको याद रखनी है, तो मैं इंपोर्टेंट तो लिख देता हूं। एक तो भारत के पड़ोसी देश, पड़ोसी देशों की राजधानी आपको याद रखनी है। जापान इंपोर्टेंट है। जापान की राजधानी क्या है भाई साहब? टोक्यो। अरे जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। कुछ इंपोर्टेंट है देश, राजधानी और उनकी मुद्रा। जैसे भारत की राजधानी नई दिल्ली है, मुद्रा है भारतीय रुपया। पाकिस्तान पड़ोसी देश है, जिसकी राजधानी क्या है? इस्लामाबाद, और इसकी मुद्रा क्या है? पाकिस्तानी रुपया। अमेरिका की पूछ सकता है, वाशिंगटन डीसी इसकी राजधानी है, जबकि डॉलर इसकी मुद्रा है। चीन की राजधानी बीजिंग है और युआन इसकी मुद्रा है। ताइवान, इसका 1-2 बार एसएससी पूछा है, ताइपे डॉलर है। जापान की टोक्यो राजधानी क्या है? येन। और बर्लिन राजधानी है जर्मनी की। जर्मनी की राजधानी क्या है? बर्लिन है। और मुद्रा कौन सी है? यूरो। तो ये चीजें आपको याद रखनी थी। ठीक है, चीजें हैं जो सारी की सारी आपको याद रखनी थी भाई साहब। बहुत ही बेहतरीन चीजें हैं और बहुत आपको लाभ भी करेगी। ये चीजें आपको लाभ भी करेगी अंत तक। अब मैंने फिर से बता रहा हूं, अगर कोई भी तैयारी करना चाहता है, व्यवस्थित रूप से करना चाहता है, तो गूगल प्ले स्टोर पर जाकर भाई स्टडी ऐप को डाउनलोड करें और यहां से हमारा कोर्स खरीद ले मात्र 399 रुपए में। इस कोर्स में नियमित रूप से क्लासें मिल रही है, जिसमें लाइव क्लासें भी रहेगी और रिकॉर्डेड क्लासें भी रहेगी। टोटल नोट्स की पीडीएफ रहेगी, जितने भी नोट्स है सबकी क्या रहेगी? पीडीएफ रहेगी। टेस्ट सीरीज भी है, इसमें टॉप मोस्ट फैकल्टी के द्वारा पढ़ाया जा रहा है और एग्जाम तक ये कोर्स आपका चालू रहेगा। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।